हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का एक और यूनिट, एक और टॉपिक जिसको हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं या ऊष्मीय विकिरण, ये पढ़ेंगे। तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि रेडिएशन हम किसको कहते हैं, विकिरण किसको कहते हैं। तो हम कहते हैं कि ऊर्जा अगर किसी माध्यम में ट्रैवल करती है तो उसको रेडिएशन कहते हैं। हम चारों तरफ रेडिएशन से घिरे हुए हैं। जो भी हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास रेडिएशन है वो सन से आ रहे हैं। जो आपके आसपास जो भी इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हैं या आप जो भी कुछ काम करें, टीवी, उन सब से हम रेडिएशन निकलते हैं। हाँ, एक रेडिएशन आपको हार्म कर सकता है या अपने फ़ायदेमंद के लिए, वो उस रेडिएशन की नेचर पर निर्भर करता है कि वो रेडिएशन किसका है और कितनी देर तक अपने पर असर कर रहा है। हम कहते हैं कि रेडिएशन को हम ऐसे कहते हैं इमिशन, इमिशन या ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। फ्रॉम एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक अगर इमिशन या समय थ्रू स्पेस और या किसी माध्यम से अगर वो चलता है तो वो रेडिएशन कहलाता है। कुछ रेडिएशन अच्छे होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। हम कहते हैं कि रेडिएशन किस तरह के हो सकते हैं। हम कहते हैं रेडिएशन को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं कि जैसे रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं जो रेडियो वेव्स के फॉर्म में होते हैं, माइक्रोवेव, एक्स रेज, गामा रेडिएशन। कुछ पार्टिकल रेडिएशन होते हैं जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा या न्यूट्रॉन रेडिएशन होते हैं। अकोस्टिक रेडिएशन, साउंड वाले रेडिएशन होते हैं, अल्ट्रासाउंड या सेंस साउंड के कारण, या कुछ ग्रेविटेशनल। ये जो वर्ड रेडिएशन है उसका नाम ही एक फिनोमेना रेडिएटिंग इसका मतलब होता है कि ट्रैवल सारी दिशाओं में ट्रैवलिंग कर रहा है एक किसी एक सोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फिर हम नीचे क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे गामा, एक्स रेज, विजिबल लाइट जो लाइट हमें दिखती है, या रेडियो तरंग है। रेडियो ये रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं कि इनकी प्रॉपर्टी है कि ये एक पैकेज के रूप में आती हैं, और एक पैकेज के रूप में या तो क्वांटा, जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में, कि उसके रूप में आती हैं। इनका एडी में कोई भी द्रव्यमान नहीं होता। इनका इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता। इनका ये एक माध्यम में एक स्थिर वेग से या स्थिर स्पीड से चलती हैं। ये हमेशा एक सीधी रेखा में चलती हैं, और ये इनका जो पाथ है हम तभी बदल सकते हैं जब वो किसी मैटर से इंटरैक्ट करती हैं। उनके जो ये ईएम रेडिएशंस में जो इसके जो प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी पर फोटॉन। हम कहते हैं कि जो ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सिर्फ किसी माध्यम से, और जो का माध्यम बना होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रिक रेडिएशंस आप ये प्रूव करते हैं कि ये बीइंग एक्सेलरेटेड। इसी तरह हम ये तो हमने एक जनरल फॉर्म ऑफ रेडिएशन लिया था। अगर मैं थर्मल रेडिएशन लूँ, जो यानी ऊष्मीय रेडिएशन के बारे में पढ़ना है कि थर्मल रेडिएशन, हम कहते हैं थर्मल रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह ही होते हैं, और ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इंफ्रारेड रीजन है उसमें, और ये जो वर्ड थर्मल है उसका मतलब है हीट। तो हम कहते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होता है, तो उसको हम तीन भागों में तीन तरह से डिफाइन करते थे पहले: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कन्वेक्शन का मतलब है कि हीट मटेरियल ऑफ द मूव्स और अपने आप चलता। इन कंडक्शन प्रोपेगेशन जो होता है वो किसी माध्यम में होता है। कन्वेक्शन में मटेरियल ऑफ द मीडियम इट्स खुद ही मूव करता है। और रेडिएशन, ये जो मीड है वे कोई भी माध्यम की आवश्यकता, अगर माध्यम है या नहीं है तब भी वो ट्रैवल करती है। हमेशा हमेशा ये सीधी रेखा में चलती है।
ये लाइट के रेडिएशन, जो भी लाइट के जो लॉस थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सबको सबको मानती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेडिएशन का लाइट वेव्स के साथ एक संबंध है। ये इसमें कि हम ये कह सकते हैं कि हीट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो रेंजिंग फ्रॉम 8 × 10⁻⁻⁷ टू 4 × 10⁻⁴ मीटर के आसपास होती है। इनको हम खुली आंखों से नहीं देख पाते, इनको फोटोग्राफिक प्लेट से में भी ऑब्जर्व नहीं होती, मगर हम एक बोलोमीटर या थर्मोपाइल से हम इसको नाप सकते हैं। हम ये कहते हैं कि थर्मल रेडिएशन जो है वो थर्मल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर से बनते हैं। हम कहते हैं, हमें पता है कि जो जो एब्सोल्यूट ज़ीरो से कोई भी जो मैटर है उसके अंदर एमिट हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं और ये हमेशा कोलाइड या इंटरैक्ट करते रहते हैं। और ये कोलिजन जो है जो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर प्रूफ करती है। अगर ये जो चार्ज पार्टिकल हैं ये प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और काइनेटिक इंटरेक्शन जो होता है वो रिजल्ट इन एक्सिलर डाइपोल ऑसिलेशन। इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसके पास हम कहते हैं कि इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं: ऑब्जर्वेटिव, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी। हम जब कहते हैं जब रेडिएशन होता है तो कोई भी वेवलेंथ होता है तो हमें इसमें तीन बातें हो सकती हैं। या तो एनर्जी ऑब्ज़र्व होती है, या रिफ्लेक्ट होती है, या ट्रांसमिट होती है। हम कहते हैं, हमें पता है कि अगर ये 3 फिनोमेना हो सकते हैं, अगर मैं ऑब्जर्वेटिव को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करूँ, रिफ्लेक्टिविटी को रो से और ट्रांसमिटिव को टी से रिप्रेजेंट करूँ, तो रो प्लस इसका मान 1 होता है। ऑब्जर्वेटिव हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेटिव क्या होता है, इज द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन है जो ऑब्जर्व हो जाता है। रिफ्लेक्टिविटी वो फ्रैक्शन है जो सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। ट्रांसमिटिव वो फ्रैक्शन है जो ट्रांसमिट होता है। हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों का सम हमेशा 1 होता है कि और वैल्यूज़ ये अल्फ़ा, रो और टी की वैल्यूज़ का मान उस सरफेस या उस मैटर या उस नेचर ऑफ बॉडी पर निर्भर करता है। एक ब्लैक बॉडी के लिए हम कहते हैं कि अल्फ़ा का मान 1 होता है, क्योंकि वो जितने भी वेवलेंथ्स जो उस पर आ रहे हैं, बौछार हो रही है, जितने भी उनको सब को ऑब्जर्व कर लेती है, इसलिए उसका पूरा का पूरा ऑब्जर्व हो जाता है। और एक बॉडी जिसके अल्फ़ा है वो सेम वैल्यू बट लेस देन यूनिटी इज़ अ ग्रे बॉडी। कुछ डेफिनेशंस हैं जो रेडिएशन के लिए हमें माननी पड़ती है। एक तो है टोटल एनर्जी डेंसिटी यू। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी वो है कि किसी पॉइंट पर कुल ऊर्जा प्रति आयतन उस बॉडी पर जितनी भी ऊर्जा सारे कितने भी वेवलेंथ पे उस बॉडी पर गिर रही है, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है स्पेक्ट्रल सरफेस एनर्जी। स्पेक्ट्रल सरफेस एनर्जी वो टोटल एनर्जी का वो भाग होती है जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी वेवलेंथ पर उस किसी बॉडी पर गिरती है, और उसको हम कहते हैं वेवलेंथ पर यूनिट वॉलर पर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ। और इसको हमने यू तो रिप्रेजेंट करी है, साथ में उसके लेमडा लगा देते हैं जिससे वो लेमडा का इमिसिव पावर या इमिसिविटी वो एनर्जी जो इसके अंदर से एमिट होती है पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सरफेस एरिया। इसी तरह मैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को कहता हूँ पर्टिकुलर वेवलेंथ से कितनी जो एमिट होती है वो पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट, और विद इन एक किसी यूनिट ऑफ लेमडा इसमें वेवलेंथ अगर इसके अंदर लागू हो जाता है तो इसको हम कहते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एमिसिविटी की हो जाएगी ई लेमडा। और एक है ऑब्जर्वेटिव इज़ द ऑब्जर्वेटिव पावर ऑफ अ बॉडी, कि वो कितना किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो एक बॉडी कितनी
रेडिएंट एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकती है, वो उसका ऑब्जर्वेटिव कहलाती है। इन डेफिनेशन से मैं ये कह सकता हूँ कि u इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी लेमडा, और मैंने इसको इनके, और इसके बाद एक रेशियो हमने निकाला इसका E डैश इज इक्वल टू ई, ये हमारे पास एक एमिट। इसके बाद एक रेडिएशन प्रेशर आता है कि प्रॉपर्टी ऑफ ये पोजेसेस और प्रॉपर्टी हमने पता है कि थर्मल एनर्जी जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इसके एग्जैक्ट स्मॉल, बट हम ये पता है कि ये लाइट के समान है, हमने इसको प्रूफ कर रखा है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे लाइट एक सरफेस पर एक प्रेशर डालती है, उसी तरह थर्मल एनर्जी भी एक प्रेशर डालती है। मगर हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास डेंसिटी हो पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं ये P इज इक्वल टू यू फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, और फॉर आइसोट्रोपिक मैं इसको P इज इक्वल टू 1/3, ये रेडिएशन प्रेशर है। और इन सब चीज़ों को जो भी है ये क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी के बाद हम एक ब्लैक बॉडी को डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। हम कहते हैं कि एक ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो सारे के सारे जो उसके ऊपर पड़ने वाले हीट रेडिएशंस को, जो भी वेवलेंथ को, उनको रिफ्लेक्ट करती है। ये ब्लैक बॉडी ना तो ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करते जो उस पर गिरते हैं, और एनी ऑफ द रेडिएशन, देयरफॉर इट अपीयर्स ब्लैक, जितने क्योंकि वो रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट नहीं करती, तो वो बॉडी हमें ब्लैक दिखती है, क्योंकि वो सारी के सारी जो ऊर्जा हैं उनको ऑब्जर्व कर लेती है। अगर हम एक ब्लैक बॉडी को आइसोथर्मल इंक्लोजर में रख दें, जो समतापीय प्रक्रम के वातावरण में उसको रख दें, तो हम ये कहते हैं कि वो सारे के सारे जो एमिट है वो सारे के सारे उसको एमिट करेगी विद द इंक्लोजर। ये जो रेडिएशन जो एमिट करी है नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर निर्भर नहीं करती। इन प्रैक्टिस हम कहते हैं वातावरण में ऐसा कोई भी ऑब्जर्व बॉडी सरफेस नहीं है जो पूरी की पूरी बॉडीज़ को या रेडिएशन को, मगर हाँ काफ़ी कुछ ब्लैक बॉडी के बारे में बताया है, जिसके बाद में हम अगले टर्न में पढ़ेंगे कि उसमें फेरी ब्लैक बॉडी आता है और वेन ब्लैक बॉडी, कुछ एग्जांपल्स हैं जो काफ़ी हद तक। इसके बाद एक किरचॉफ्स लॉ ने हमारे थर्मल रिलेटेड टू थर्मल रेडिएशन कुछ उसने कहा था कि इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि जो अच्छा अवशोषक है वो अच्छा एमिटर भी होता है, और एक पुअर अवशोषक पुअर एमिटर होता है। यानी गुड ऑब्जर्वर्स आर गुड एमिटर्स एंड पुअर ऑब्जर्वर्स आर पुअर एमिटर्स। तो इसको इसने एक लॉ में बताया था कि इक्विलिब्रियम कमिटी में फॉर कोई भी आर्बिट्री बॉडी एमिटिंग एंड ऑब्जर्वर की उसकी वो जो एमिसिविटी और ऑब्जर्वेटिव इज इक्वल टू दी ऑब्जर्वेटिव, जो एमिटिविटी होगी उतनी ही उसकी ऑब्जर्वेटिव होगी। और इसका स्टेटमेंट उसने दिया था कि द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द ऑब्जर्वर पावर फॉर अ गिवन वेवलेंथ एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेम फॉर ऑल बॉडी, सबके लिए बराबर होती हैं वो, और एमिटिव और ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के बराबर होते हैं जो उस ताप पे होते हैं। इसको हम प्रूफ करने के लिए हमने सपोज हम एक बॉडी लेते हैं और इसको आइसोथर्मल एनक्लोजर में रखते हैं, और हमने इसमें ड्यू क्यू रेडिएंट एनर्जी इसके अंदर डालते हैं जो वेवलेंथ लेमडा प्लस लेमडा डी लेमडा के बीच में इंसिडेंट होती है। अगर ए लेमडा उसकी ऑब्जर्वेशन पावर है और ई लेमडा उसकी एमिसिव पावर है, तो ऑब्जर्वेशन जो उस फ्रैक्शन का जो ऑब्जर्व होगा वो ए लेमडा डी क्यू हो जाएगा, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है 1 माइनस ए लेमडा वी ट्यूब या तो रिफ्लेक्ट होगा या ट्रांसमिट होगा। अगर हम ई लेमडा को एमिसिव पावर मानते हैं कि इसका एक लेमडा है, तो हम ये कह सकते हैं, और इसमें टोटल रेडिएशन हमारे पास आए हैं और बॉडी एमिट होगी वो ई लेमडा, तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस एम लेमडा डी क्यू प्लस ई लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू, और ये हमारे पास ये फ्रैक्शन आ जाएगा ई लेमडा अपॉन ए लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई।
अब ई डी क्यू भी डिपेंड सिर्फ ताप पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि ई लेमडा इज द सेम फॉर ऑल सब्सटेंस, किसी भी सिर्फ ताप पर निर्भर करता है और किसी नेचर पर निर्भर नहीं करता है। इसका ये मतलब हुआ कि ई लेमडा ये सभी सब्सटेंस के लिए किसी एक पर्टिकुलर ताप के लिए बराबर होगा। इसका मतलब है एमिसिव पावर टू द फॉर रेडिएशन इज सेम फॉर ऑल बॉडीज एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर हमें ये इसमें यह लिखते हैं कि एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी का हम जानते हैं कि एमिसिव पावर ई लेमडा 1 होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू, और इसका मतलब हो जाएगा ई लेमडा डी क्यू बाई डी। और ये हम प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ कर चुके हैं कि ई लेमडा बाई डी लेमडा इज डी क्यू बाई डी लेमडा। इसका मतलब है कि मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि ई लेमडा, और यही था किरचॉफ का लॉ था कि एमिसिव पावर टू द ऑब्जर्विंग पावर इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ये किरचॉफ का नियम है। अब इसमें एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स, इसका लॉ क्या होता है कि हम कहते हैं कि एमिसिव पावर इज ग्रेटर द कॉरस्पॉन्ड ऑब्जर्विंग पावर। अगर किसी की एमिसिव पावर बड़ी है तो उसका मतलब है कि उसका एमिसिव पावर भी बड़ी होगी। इसकी जो लॉ है दैट एवरी एलिमेंट गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होगा। अब पॉलिश मटेरियल, अगर हम कहते हैं कि अगर एक पॉलिश मटेरियल पे एक ब्लैक स्पॉट है, तो अगर इसको हम इस ब्लैक बॉडी को, इस बॉडी को हीट करेंगे तो हम ये कहते हैं कि ब्लैक बॉडी जो है वो बहुत अधिक शाइन करेगी, क्योंकि वो हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगी और ज़्यादा ही एमिट करेगी। अब अगर हम रेड ग्लास ग्लोज विद ग्रीन लाइट व्हेन हीटेड, अगर हमने किसी रेड ग्लास को ग्रीन किया तो वो ग्रीन दिखता है, क्योंकि बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द रेड लाइट एंड ऑब्जर्व द रेड, तो इसलिए हमें ये दिखता है। इसी तरह कि हम कहते हैं कि जब सोडियम लाइट को हम हीट करते हैं तो वो दो लाइंस के बीच में स्प्लिट हो जाता है D1 D2, जिसकी वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 होती है। अच्छा, जब ये वाइट लाइट इसको हम कूलर सोडियम में, तो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें दिखता है। ये फोर्नफर्ड की डायल लाइन जो हमें सन से आती हैं, किरचॉफ एग्जाम्पल का बहुत अच्छा नियम है कि फोर्नफर्ड लाइन्स ऑफ वो हमें क्यों दिखती हैं, ये किरचॉफ लॉ के कारण ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।